नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के बाद प्रधानमंत्री ने लोकसभा में भाषण दिया। किसानों के साथ सरकार की 10-10 दौर की बातचीत हो चुकी है। क्या उस बातचीत में किसानों ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा जिसका जवाब प्रधानमंत्री सदन में बिंदुवार और क्रमवार दे सकते थे? लोकसभा में प्रधानमंत्री जब बातचीत को लेकर बोल रहे थे तब विपक्ष की तरफ से विरोध हुआ और काले कानून को वापस लेने के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के बारे में भी कहा कि उनकी तरफ से आशंकाएं नहीं बताई गईं, केवल धारणाएं पेश की गईं। क्या वाकई में विपक्ष ने अपने इतने लंबे भाषणों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर एसडीएम के रोल के बारे में कुछ भी नहीं कहा होगा? लगातार बातचीत होती रही है और जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था उस समय भी हुई है, दिल्ली आने के बाद हुई ऐसा नहीं है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। उनसे लगातार कहा गया कि भाई अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें, और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में। तो क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा, और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी? ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। और इसलिए हम शुरू में जब वो पंजाब में थे, आपने अपनी बात कह चुके हैं। जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो, ये तो ऑप्शनल है। कृषि कानून की मांग किसने की थी? इस सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री बोल गए कि दहेज खत्म करने, बाल विवाह खत्म करने, शिक्षा के अधिकार से लेकर 3 तलाक के कानून की मांग किसी ने की थी क्या? इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी। फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहां बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को संपत्ति में अधिकार किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तो कानून बनते हैं। क्या कभी भी इतने सुधार हुए, बदलते हुए समाज ने इसको स्वीकार किया कि नहीं किया, ये दुनिया पूरी तरह जानती है। प्रधानमंत्री की यह बात सही नहीं है।
दहेज प्रथा, 3 तलाक को खत्म करने, बाल विवाह को खत्म करने के पीछे लंबा आंदोलन चला है। 3 तलाक को लेकर ही गुजरात और महाराष्ट्र से भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने आवाज उठाई थी। 2007 में गुजरात में भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन का एक अधिवेशन हुआ था, जिसमें 3 तलाक को खत्म करने की मांग की गई थी। इसे मुख्य मुद्दा बनाया गया था। 2007 के बाद लगातार हमने बड़ी बड़ी मीटिंग्स की हैं, पब्लिक हियरिंग्स किए हैं, वर्कशॉप्स किए हैं, सेमिनार्स किए हैं, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, जयपुर में, भोपाल में, यहाँ तक कि दिल्ली में, जहाँ सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम बहनें आई हैं। उन्होंने अपनी अपनी कहानी रखी है। कई सारी ऐसी बहनें हमारी सदस्य रही हैं जिनके साथ खुद ट्रिपल तलाक हुआ है, और उन्होंने ये डिमांड किया है कि जब कुरान में इस बात की इजाज़त नहीं है तो फिर ये कानून में क्यों, मतलब इस तरह का हमारे साथ अन्याय होता है। और जो मुस्लिम कानून में सुधार की जो बात है उसकी पहल मुस्लिम महिलाओं ने की है। फिर ट्रिपल तलाक को नाबूद करने की जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंची वो 2016 में पहुंची, लेकिन उसके पहले भी कई राज्यों में, सेशंस कोर्ट में, हाई कोर्ट में कई सारे महिलाओं ने अपने अपने मुकदमे दर्ज करवाए। और सबसे बड़ी जो बात महिलाओं ने की, उन्होंने पूरे देश को एजुकेट किया कि कुरान मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देता है। जहां तक ट्रिपल डिवोर्स का मामला है, इसमें भी गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट आज से कोई 35-40 साल पुराना है, जस्टिस बहारुल इस्लाम का। उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2007 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने 2007 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में 3 तलाकों को पहले ही खत्म कर दिया था। 2017 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कोई खास बात नहीं थी, और इस जजमेंट में भी यह नहीं कहा गया था कि आप कोई 3 तलाक दे दे उसको एक क्राइम माने। एक सिविल मैटर को क्राइम बनाने का तो वैसे ही बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। इससे शादियों में रिकंसिलिएशन नहीं होगा, बल्कि शादियां टूट जाएंगी, और कोई ऑथेंटिक एविडेंस नहीं अवेलेबल है कि क्राइम बनाने से 3 तलाकें कम हो गई हैं। मैं ये समझता हूं कि ये एक ओवर क्रिमिनलाइजेशन का केस है और इसको रिफॉर्म नहीं कहा जा सकता। उसी तरह दहेज के खिलाफ कानून से पहले भी आंदोलन चले, कई संगठनों ने आवाज उठाई। बाल विवाह की कुप्रथा को खत्म करने के लिए लंबा आंदोलन चला। राम मोहन रॉय से लेकर ईश्वरचंद विद्यासागर, पंडिता रमाबाई, सावित्री बाई फूले, ज्योतिबा फूले से लेकर न जाने कितने महिला संगठनों की इसमें भागीदारी रही है। हरबिलास, शारदा का नाम कैसे कोई भूल सकता है। रवीश, ये जो चाइल्ड मैरिज वाला मामला है, इसमें किसी भी सरकार को क्रेडिट देना सही नहीं होगा। गो के 1929 में शारदा एक्ट पास हुआ। उसका नाम शारदा एक्ट इसलिए पड़ा कि हरबिलास शारदा ने उसे पायलट किया था। लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा माइलस्टोन 1886 का जजमेंट है, रुक्मणी बाई का केस। 11 साल की बच्ची थी, उसकी शादी कर दी गई एक बहुत बूढ़े आदमी से, और फिर उस शादी में हस्बैंड को रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का ऑर्डर दे दिया चीफ जस्टिस ने कि ये अपने ससुराल जाएं। उस लड़की ने जाने से मना किया और यह कहा कि मुझको जेल दे दी जाए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। उसकी वजह से यह 1929 में रिफॉर्म हुआ। पहले आपको मालूम है 14 साल और 18 साल थी, कि लड़के की उम्र 18 और लड़की की 14। 1978 में बढ़ा के उसको 18 और 21 कर दी गई, और 2006 में शारदा एक्ट को रिपील करके प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट बनाया गया, जिसमें चाइल्ड मैरिज को वॉइडेबल करार दिया गया, यानी बच्चा चाहे तो मैरिज खत्म कर सकता है। लेकिन इस्लामिक लॉ में 7th सेंचुरी में ही यह प्रोविजन बच्चे को दिया गया था कि अगर चाइल्ड मैरिज है तो वह अपने उस मैरिज को खत्म कर सकता है। प्रधानमंत्री को लग गया होगा कि यह चूक हो गई है, तभी आगे उन्होंने जोर दिया कि राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे महापुरुषों ने समाज के सामने उल्टे प्रवाह में खड़े होकर समाज सुधार का बेड़ा उठाया था। बहरहाल प्रधानमंत्री कृषि कानूनों का बचाव करते रहे, कहते रहे कि बाजार का विकल्प दिया जा रहा है, किसानों पर कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही है। लेकिन किसानों का कहना है कि नए विकल्प के नाम पर धीरे धीरे पुराने को खत्म करने की यह योजना है। प्रधानमंत्री ने किसानों से कहा कि आइए टेबल पर बैठकर बातें करते हैं। सरकारी मंडियों में बहुत सरकार की कसावट के बावजूद भी
लगातार शिकायतें आती हैं गड़बड़ी की। जो प्राइवेट मंडियां होंगी, इन प्राइवेट मंडियों में सबसे ज्यादा बेईमानी तौल कांटे को लेकर होगी। अधिक तौलना किसान के माल में। दूसरा, प्राइवेट व्यापारी होगा, जिसकी मंडी होगी, संचालन उसी के हाथों में होगा। तीसरा, जो उसमें व्यापारी होंगे उनका कोई लाइसेंस नहीं होगा। अब जब उनका लाइसेंस नहीं होगा, केवल पैन नंबर धारक कोई भी व्यक्ति माल खरीद सकता है। और अभी हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में 90 मामले ऐसे हैं कि जिनके पास पैन नंबर था और वो किसानों का कई करोड़ का माल लेके चंपत हो गए, पकड़ नहीं पा रहे उनको। तो उसकी गारंटी क्या होगी? फिर इस पूरे कानून में उस प्राइवेट मंडी में समर्थन मूल्य से नीचे माल बिकेगा, समर्थन मूल्य पर माल किसान का नहीं बिकेगा। और समर्थन मूल्य की गारंटी क्या होगी कि उसका माल बिके? आंदोलनजीवी का जिक्र लोकसभा में भी आया, थोड़े और विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि किसान आंदोलन तो पवित्र है, अगर वो पवित्र है तो उसके रास्ते में कांटे और कीले क्यों गाड़ दी गई? लेकिन मोबाइल के टावर को गिरा देना, टोल प्लाजा को रोकना प्रधानमंत्री के हिसाब से आंदोलन की पवित्रता को भंग करना है। तो किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं वहां इंटरनेट सेवाएं बंद कर देना, कीले गाड़ देना, क्या आंदोलन की पवित्रता का सम्मान करना है? आशंकाओं को हवा दी जाती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलनजीवी पैदा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं। और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए। 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में टोल प्लाजा, इस देश में टोल प्लाजा सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है। और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं, वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है? क्या किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं, आंदोलनजीवियों ने किया हुआ है। और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलनजीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है, और देश को इन आंदोलनजीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आंदोलन पवित्र है, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा को रोकना, टावर गिराना, ये आंदोलन की पवित्रता को भंग करते हैं। प्रधानमंत्री जी, टोल प्लाजा को रोकना और टावर गिराने जैसी घटनाएं इस आंदोलन का हिस्सा कभी नहीं रही है। लोकसभा का भाषण राज्यसभा से अलग था। राज्यसभा की तुलना में लोकसभा में कृषि को ज्यादा विस्तार मिला। प्रधानमंत्री ने अनेक प्रसंग गिना दिए, अन्य फायदों को गिना दिए, जिन पर अलग से चर्चा हो सकती थी, समीक्षाएं हो सकती थी। मगर तमाम तरह के ऐसे प्रेरक प्रसंगों के साथ साथ ऐसी योजनाएं भी सफलताओं में गिन ली गईं, जिनके तथ्य दावों से अलग हैं।
राज्यसभा और लोकसभा में प्रधानमंत्री कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर एक शब्द नहीं बोले, इससे जुड़ी आशंकाओं पर एक शब्द नहीं बोले, जिससे संबंधित एक पूरा कानून है। प्रधानमंत्री एसडीएम को दिए जाने वाले अधिकार पर एक शब्द नहीं बोले, जिसे लेकर किसान आशंकित हैं। भंडारण के कानून को लेकर भी बोल सकते थे, इससे छोटे किसानों को लाभ किस तरह से होगा बता सकते थे, या बड़े उद्योगपतियों का लाभ होगा जो आरोप लगाया जा रहा है। राज्यसभा और लोकसभा में प्रधानमंत्री ने नए कानून को छोटे किसानों की आजादी से जोड़ दिया। राज्यसभा के अंदर मैंने विस्तार से छोटे किसानों के संबंध में बात कही है, और देश का 80-85% के वर्ग, इसको हम उपेक्षित रख करके देश का भला नहीं कर सकते। हमने उसके लिए कुछ सोचना ही होगा और बड़ी नक्करता के साथ हमने सोचना होगा। और मैंने गिन करके बताया है कि छोटे किसानों की कैसी उपेक्षा हुई है, किसानों के नाम पे हुई है। उसमें एक बदलाव बहुत जरूरी है, और आपको भी ये छोटा किसान जाग जाएगा तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा, ये मैं पूरी तरह समझता हूं। राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 12 करोड़ छोटे व सीमांत किसान हैं, इन्हीं के लिए नए कृषि कानून लाए गए हैं, और उन्होंने 12 करोड़ किसानों के विकास के लिए कई सारी अपनी सरकार की योजनाएं गिना दी। उन योजनाओं की भी अलग से जांच हो सकती है कि इससे वाकई किसे फायदा हो रहा है। एमएसपी की गारंटी की मांग पर कहा जाने लगा कि अमीर किसानों को मिलता है, शुरू में वही मांग कर रहे हैं, बाकी को तो मिलता ही नहीं है। रितिका खेड़ा, प्रांकुर गुप्ता और सुधा नारायण ने अपने एक रिसर्च में बताया है कि एमएसपी पाने वाले 99% धान के किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। एमएसपी पाने वाले 97% गेहूं के किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। जाहिर है एमएसपी की गारंटी मांगने वाले किसान भी छोटे और सीमांत किसान ही हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया है कि 2011 में मुख्यमंत्री रहते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एमएसपी की गारंटी का सुझाव केंद्र सरकार को दिया था। ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी कृषि बाजारों के समर्थन में मनमोहन सिंह के बयानों का हवाला देते रहे। ये नीतियां दरअसल आती एक ही किताब से हैं। लोकसभा में इस तरह के अनेक उदाहरण प्रधानमंत्री देते चले गए। रविश रंजन ने किसानों से बात की और जानना चाहा कि छोटे किसान किस तरह से इस कानून को देखते हैं। जो गवर्नमेंट रेट तय करती है वो मिलना चाहिए। तो धान के रेट मिले कि नहीं? नहीं मिले जी। मैं भी धान करनाल बेचने के लिए गया था, अपना शामली जिले से लेकर हमारे यहाँ तो खरीद हुई नहीं थी कहीं भी धान की। हमारे जिले में 4 जगह सेंटर लगे थे धान के, और मेरे पास भी 50 बीघे धान था। उन्होंने ये बोल दिया कहना जी हम तो ले नहीं सकते ना, हमारे पास इतना लेबर है ना कुछ है। हमें करनाल लेकर गया, और करनाल में हमारा धान जब 1800 वहाँ से था 68 का 88 का रेट, तो मेरा धान बिका था 1811 रुपये में वहाँ। 3-4 साल पहले से ये किया जा रहा है कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। अब तक तो सवाई भी नहीं हुई, अब तक तो वहाँ भी नहीं स्थिर रहे जहाँ थी, उस तभी नीचे आ लिए। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य का तो दाम बढ़ा है ना? नहीं, गन्ने का तो 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया। हम तो गन्ना बैठे, गन्ना, हाँ गन्ना कहाँ बढ़ा जी? नहीं, तो धान गेहूं का तो बढ़ा। धान गेहूं वो थोड़ी पैदावार है मेरे यहाँ पूरा क्षेत्र गन्ने का, गन्ने पर आधारित हम। गन्ने का 4 साल से एक नया पैसा नहीं बढ़ पाया, और 4 पेमेंट इस साल का अगले साल, अगले साल का अगले साल, ये हालत आज तक पेमेंट नहीं हुआ। और भाव जो लिख रहे हैं ना 4 महीने सीजन के बीत लिए, भाव अभी लिया जा रहा है मूल्य 000, ये भाव लिखा जा रहा है, भाव भी क्लियर नहीं हुआ। दूसरी चीज़, ये जो पहले से ही कानून है अब तक चल रहे, अगर गवर्नमेंट चाहती तो इन कानूनों में सुधार करके इनसे ही किसान की आमदनी बढ़ सकती। आप बीज में फायदा पहुंचा सकते। आज बीज, जिस गेहूं को हम 2000 रुपये या 1800 रुपये क्विंटल बेचते हैं, उसी बीज को हम 8000 रुपये खरीदते हैं। साफ है छोटे और सीमांत किसानों का तबका भी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। अगर बड़े किसानों का आंदोलन होता तो गांव-गांव में हो रही महापंचायतों में इतनी भीड़ नहीं उमड़ती, वो भी 2 महीने के बाद। बुलंदशहर के फिरोजपुर गांव में महापंचायत, किसानों के ट्रैक्टर अब इन महापंचायतों की तरफ दौड़ने लगे। हमारे सहयोगी मनीष ने बताया कि फिरोजपुर की महापंचायत के लिए दूर दूर के गांवों से लोग आए। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी यूपी में महापंचायतों का आयोजन कर रहा है। गौर करने वाली बात है कि इस दल का ना तो यूपी की विधानसभा में और ना ही संसद में कोई प्रतिनिधि है, ना विधायक ना सांसद।
किराए का घर ला करके दिखाएंगे। यानी इन इलाकों में एक भी सीट इसके पास नहीं है। क्या राष्ट्रीय लोकदल अपने बूते इतनी बड़ी महापंचायत करा सकता है, वो भी हर दूसरे दिन किसी और इलाके में? जाहिर है किसान कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री के भाषण और दलीलों से अलग देख रहे हैं। आज की तारीख में यूपी में ऐसी सभाएं कराने की क्षमता अकेली बीजेपी की मानी जाती है। आपको याद होगा, नागरिकता कानून के विरोध की सभाओं के विरोध में बीजेपी देश भर में रैलियां करने लगी थी, बल्कि प्रदर्शनों के सामने जाकर सभाएं होने लगी थी। लेकिन इस बार किसानों की महापंचायतों के विरोध में रैलियां नहीं हो रही हैं, जबकि मानव संसाधन के मामले में बीजेपी का मुकाबला राष्ट्रीय लोकदल कर ही नहीं सकता है। यह भी ऐलान हुआ है कि जल्द ही बुलंदशहर में 36 बिरादरी की महापंचायत का आह्वान किया जाएगा। जो जनता की इच्छा है वो ये है कि सरकार उनकी बात माने, और ये उनका अधिकार बनता है। हम इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसान पंचायतों को पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं कि इस आंदोलन का दायरा कितना बड़ा है। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका है और किसान तो पीछे हटना जानते नहीं। तो सरकार इस बात को समझ ले। इतना जरूर है कि लोगों ने मन बना लिया है कि क्योंकि सत्ता इनके पास दी है, लखनऊ में भी और दिल्ली में, इन सरकारों से भी तंग और नाराज हैं लोग। तो ये भी फैसला साथ के साथ लोग ले रहे हैं कि अगर जब तक इनको राजनीतिक चोट नहीं दोगे और वोट की लाठी इन पे नहीं मारोगे, तब तक किसानों को लाठी सहनी पड़ेगी इनकी। आपने कई जगह महापंचायत की है, उसमें भारी भीड़ देखने को मिली है। क्या आपको किसी उत्साहवर्धन है? और ये देखिए, इस भीड़ के प्रबंधन में कहीं कोई प्रयास हमारी तरफ से नहीं। कहने का अर्थ ये है कि लोग स्वतः अपने साधनों से खुद आ रहे हैं, एक दो दिन के इत्तला पे आ रहे हैं। ये एक प्रतीक है, ये एक संकेत है कि लोगों के अंदर कितनी नाराजगी इस विषय को लेकर है। माता शाकुंभरी देवी से आशीर्वाद लेकर आई हूँ। आप सबको मालूम होगा कि माता शाकुंभरी देवी की कथा क्या है। एक समय दुर्गम राक्षस ने बलदेव और इंद्रदेव को बंधक रखा था। उस समय भीषण अकाल पड़ा, बारिश नहीं आई, नदियों में पानी नहीं था। तब शाकुंभरी देवी अपनी 100 आंखों से दुनिया को देख रही थी। उनके दिल में दुनिया के लिए दया आई और उन 100 आंखों से उन्होंने आंसू बहाए, ताकि नदियों में पानी आया और किसानों को बारिश मिली, आशीर्वाद मिला और उपज मिली। आज जो 3 कानून इस सरकार ने बनाए हैं, वे राक्षस रूपी कानून है। ये नया कानून बड़े बड़े खरबपतियों को मदद करेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर की एक महापंचायत में शामिल हुई। बुलंदशहर और सहारनपुर में बहुत दूरी नहीं है, लेकिन एक ही इलाके की 2 महापंचायतों में किसानों की मौजूदगी बता रही है कि छोटे व सीमांत किसानों के बगैर ये महापंचायतें सफल नहीं हो सकती हैं। इस महापंचायत में आ रहे लोगों की संख्या से किसी एक दल के प्रति उभार के रूप में नहीं देखा जा सकता है। आलम यह है कि कहीं भी महापंचायत का ऐलान हो रहा है, किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच जा रहे हैं। बेशक इन महापंचायतों में अब कांग्रेस नेता भी पहुंचने लगे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए 2 हवाई जहाज 16,000 करोड़ रुपए में खरीद लिए गए, जिससे वे दुनिया भर में घूम सकते हैं। 20,000 करोड़ से संसद का सौंदर्यीकरण हो रहा है। 56 इंच के सीने में एक छोटा सा दिल है, जो सिर्फ अरबपति दोस्तों के लिए धड़कता है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में किसानों का अपमान किया। क्या कहा उन्होंने? हंसे, किसानों को आंदोलन जीवी कहा। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है आंदोलन जीवी का? किसान आंदोलन कर रहा है अपने जीवन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने बेटे के लिए जो हमारी सीमा पे खड़ा हुआ है। उसका मजाक उड़ाने वाला, उसको देशद्रोह कहने वाला, उसको आतंकवादी कहने वाला, वो देशभक्त नहीं है,
जो किसान के दिल को नहीं पहचान सकता। इस देश को किसान ने बनाया है। 78 दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठा है। मोदी जी अमेरिका हो आए, पाकिस्तान हो आए, चीन हो आए, लेकिन जिस शहर में रहते हैं उसके बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। सहारनपुर की महापंचायत ने प्रियंका गांधी निजीकरण के फैसलों को लेकर सरकार पर निशाने साध रही थी। उसके थोड़ी ही देर बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री इन फैसलों के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो आने वाले विरोध प्रदर्शनों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन अब वे अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटने वाले हैं। वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से, रोजगार देंगे कैसे? और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। पब्लिक सेक्टर के निजीकरण की यह दलील सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन इसकी जगह अगर ये आंकड़े रखे जाते कि इन सेक्टरों के निजीकरण से कितनों को रोजगार मिला है, रखे जा सकते हैं। पहले काम कर रहे लोग निकाले गए या और भी ज्यादा लोग रखे गए, रोजगार के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है, तो कम से कम रोजगार का आंकड़ा दिया जाना चाहिए था। विशाखापट्टनम में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। कभी बाइक रैली निकलती है, कभी तरह तरह की रैलियां निकलती हैं। यहां 35,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, इसमें से 17,000 अस्थायी हैं। C2 AITUC भारतीय मजदूर यूनियन इसका विरोध कर रहे हैं। 4 फरवरी से विशाखापट्टनम में आंदोलन चल रहा है। यूनियन को आशंका है कि निजीकरण से लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस स्टील प्लांट के लिए लोगों ने जमीनें दान दी, उन्हें जमीन के बदले नौकरी देने का वादा किया गया। कुछ लोगों को नौकरी मिली है, अभी भी जमीन देने वाले 8,000 परिवारों को नौकरी नहीं मिली है। 70 के दशक से यूनियन का आरोप है कि सरकार सस्ते में यह स्टील प्लांट बेच रही है। अभी तक यह स्टील प्लांट डिविडेंड के रूप में 4200 करोड़ केंद्र और राज्य सरकार को दे चुका है। पूरा विशाखापट्टनम 10 लाख आदमी का घर भी नहीं, घर खाली पर जाने का बिखार होगा। ये हमारा विशाखापट्टनम स्टील प्लांट 26,000 एकर्स का जमीन गाँव वालों का दिया, वो लगा 10,000 आदमी का अभी तक एम्प्लॉयमेंट है। बहुत बेकार स्थिति में ये स्थिति में विशाखा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 13,000 करोड़ गवर्नमेंट का लोन क्रेडिट कर दिया, फिर 40,000 करोड़ का पैसा नेशन, हमारा देश का नेशन का इकोनॉमी भी बढ़ाया। हम देख रहे हैं कि हर थोड़े समय के बाद कोई ना कोई निजी बैंक डूबने की स्थिति में आता है और उसको सरकार जो है पैसा डालकर या दूसरे वित्तीय संस्थाओं के द्वारा कुछ सपोर्ट करके उस बैंक को बचाने की बात करती है। यानी बैंकों का निजीकरण किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। सरकार पहले से ही किसानों के आंदोलन का सामना कर रही है। 2.25 महीने होने को आ रहे हैं। अब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के आंदोलन का सामना करने के लिए लगता है खुद को तैयार कर रही है। लोकसभा में प्रधानमंत्री का दिया हुआ भाषण इसी ओर इशारा करता है कि अब प्रदर्शनों से कुछ नहीं होने वाला है। निजीकरण का फैसला हो चुका है, वो टलने वाला नहीं है। सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा। बाकी ब्रेक के बाद। सर्वोच्च अदालत से स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जमानत मिलने के बाद अब बचे हुए आरोपियों को भी उम्मीद है कि उन्हें जल्द जमानत मिल जाएगी। हालांकि मंगलवार को मुनव्वर के दोस्त सदाकत की जमानत सेशंस कोर्ट ने दोबारा खारिज कर दी। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सर्वोच्च अदालत से मिली जमानत के बाद उनके दोस्त
सदाकत भी दोबारा कोर्ट पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी। फिलहाल पेशे से इंजीनियर सदाकत, मुंबई के रहने वाले एडविन एंथनी, MBA के छात्र प्रखर व्यास और धार जिले के कॉमेडियन नलिन यादव इस जेल में हैं। इस शो में एडविन बतौर प्रोड्यूसर, नलिन यादव होस्ट और कलाकारों के तौर पर बाकी के लोग जुड़े थे। एडविन और प्रखर की बेल पर हाईकोर्ट 12 फरवरी को सुनवाई करेगा। नलिन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक नाबालिग पहले ही बाहर आ चुका है। मुनव्वर की जमानत होने के बाद प्रखर व्यास की, एडविन एंटनी की और नलिन की भी जमानत की संभावनाएं बढ़ गई, जिनकी मुनव्वर के साथ खारिज हुई थी। और प्रियम की जमानत तो किशोर न्यायालय से हो चुकी है, क्योंकि वो खुद जुवेनाइल थे। नए साल के मौके पर इंदौर के कैफे मुनरो में आयोजित कॉमेडी शो में मुनव्वर और उनके दोस्तों पर हिंदू देवी देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी, बिना इजाजत शो, कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। वैसे परिवार का कहना था मुनव्वर ने स्टेज से कुछ कहा भी नहीं, फिर भी मामला दर्ज हो गया। जो एविडेंस इन लोग ने बताया था पुरानी वीडियो है, और वो पुरानी वीडियो कम से कम 3, 4, 6 महीने पुरानी थी। उस पर उसके बाद उसने माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि यहाँ तो ये जो लोग ने लगाए थे यहाँ पर जो भी इल्ज़ाम वगैरह के, इसने कुछ आप सब बोले हैं, ये वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ पर जो आई विटनेस भी थे यहाँ पे शो में, वो लोगों ने भी अपना जो सोशल मीडिया वगैरह पे लोग ने अपने ट्विटर वगैरह पे ट्वीट किया था कि मुनव्वर फारूकी ने ऐसी कुछ बात ही स्टार्ट नहीं की थी, ना शो स्टार्ट हुआ था। मुनव्वर जैसा स्टेज पे आया था, उसके बाद जैसे वो एकलव्य गौर, क्या नाम है कुछ बंदे का, उसने आके अपना मुनव्वर से बात करने चालू कर दी कि आप जोकिंग, मजाक मस्ती करते। तो मुनव्वर ने अपनी क्लियरिफाई दिया कि ऐसा कुछ तो मैंने बोला नहीं हूँ। मामले में शिकायत बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे और हिंद रक्षक सेना के सह संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ ने दर्ज करवाई थी। वैसे हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद वो हमारे कैमरे से भागते ही रहे। इस मामले की शुरुआत सियासी और सांप्रदायिक जरूर थी, लेकिन जितनी नाटकीय मुनव्वर की गिरफ्तारी थी, उतनी ही नाटकीय है उसकी रिहाई भी। 4 आरोपी अभी भी जेल में हैं, जो बताते हैं कि देश में न्यायिक और जेल सुधारों की सख्त ज़रूरत है, वो भी फौरन। इंदौर से समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।